VNC कनेक्ट करो। सो हमने लास्ट क्लास में हम मॉड्यूल्स, कोर मॉड्यूल्स डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में पाथ मॉड्यूल को डिस्कस किया था कि पाथ मॉड्यूल हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल है। एक मिनट इसको यहाँ। अच्छा भाई, हमारे पास हमने पाथ मॉड्यूल डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल आता है। कौन सा है हमारा मॉड्यूल? ये मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है OS मॉड्यूल। सही। तो अब OS मॉड्यूल में तुम्हारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास हर मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले वही काम करना है, रिक्वायर OS, और उसके लिए एक वेरिएबल बना लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या फंक्शन आ सकते हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास है कमेंट में लिखा हुआ है चेक आर्किटेक्चर, यानी कि सबसे पहला क्या है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या चेक कर सकता हूँ, आर्किटेक्चर चेक कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन मौजूद है, ARCH, यानी कि नीचे वो हिंट भी दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि क्या रिटर्न करेगा वो, कि किस तरीके का आर्किटेक्चर है, क्या उसमें मौजूद है, 64 बिट है, 32 बिट है, जो भी चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँ, नीचे कमेंट करूँ और एक एक फंक्शन को हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो पहले मैं नीचे वाले सारे जो हैं ये कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर आते हैं। जैसे हम चलाने के लिए हम करते थे यूज़ कि भाई हमें क्या करना है, हमें नोड यूज़ करना है। तो पहले इसको सेव किया और यहाँ पर आकर नोड index.js एंटर किया। तो मेरे पास देखो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन जो था मॉड्यूल का, उसमें उसने आर्किटेक्चर रिटर्न कर दिया। 32 बिट आर्किटेक्चर होता है सिस्टम का या फिर 64 बिट होता है। तो ये कोर मॉड्यूल है, ये रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास हम क्या चेक कर सकते हैं, दूसरी चीज़ फ्री मेमोरी रैम की अलग मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क की अलग मेमोरी होती है। सही। तो यहाँ पर उसके लिए तुम्हारे पास अलग डिफरेंट फंक्शन मौजूद है कि तुम OS यूज़ करते हुए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, फ्री मेम, यानी कि इसका मतलब है कि भाई ये मेमोरी रिटर्न करेगा, लेकिन किस में रिटर्न करेगा, इन बाइट्स रिटर्न करेगा। यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, बाइट्स होता है। तो बाइट्स में हमारे पास क्या होगी, हमारी मेमोरी रिटर्न हो रही होगी। तो जैसे यहाँ पर देखो, तो अब ये लॉन्ग डिजिट नंबर क्यों है, क्योंकि बाइट्स में, जैसे हम इमेज का काम करने के लिए भी, फाइल का काम करने के लिए हम बाइट्स में कन्वर्जन करके लेके जाते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो काम बाइट्स पे ही कर रहा होता है। वो ना KB में करता है ना MB में करता है, वो सबसे छोटे यूनिट को टारगेट करते हुए काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हमें कन्वर्जन करके देखना है कि आया कि भाई ये कितने GB स्पेस है, यानी कि रैम का कितने GB स्पेस चल रहा है, तो हम उसी चीज़ को पकड़ेंगे जो ऊपर हमने अप्लाई करी है, क्या, फ्री मेमोरी को, और उसको एक वेरिएबल में डाल दिया ताकि हम इसको एक जगह स्टोर करवा के कन्वर्ट करवा सकें। तो अब क्या किया उसमें, सिंपल है कि भाई हमें GB तक का रास्ता फॉलो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1024। सही। तो ये हमें क्लियर है कि 1024 क्या होता है। सही। तो आप क्या किया, पहला किया तो किलोबाइट होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में KB में कन्वर्ट होगा, सेकंड अटैम्प्ट में MB में होगा, और फिर लास्ट अटैम्प्ट जहाँ पर हमें जाना है वो क्या है, हमारा GB है। तो हमने 3 दफ़ा क्या किया, उसी वैल्यू को, ये जो हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू थी उसको 3 दफ़ा डिवाइड करवाया, और हमारे पास क्या होगा, रिटर्न होगा कि भाई हमारे पास फाइनल जो भी आंसर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि भाई फ्री मेमोरी स्पेस जो है अभी इस सिस्टम के अंदर 3.29 GB रैम का मौजूद है। सही। कैशे यूज़ होता है रैम का, जो भी यूज़ होता है, तो उसमें ये हमारे पास स्पेस मौजूद है। सही। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि टोटल मेमोरी, ये तो फ्री मेमोरी हो गई ना, कि कितनी फ्री है, टोटल हमारे पास कितनी है वो भी चेक कर सकते हैं। अब टोटल के लिए क्या है, सिर्फ एक फंक्शन डिफरेंट हो रहा है। कौन सा डिफरेंट फंक्शन है, टोटल मेमोरी। सही। अब उसमें भी यही सेम रास्ता अपनाया जो ऊपर हमने किया था, 3 दफ़ा डिवाइड करके। तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई हमारी GB रैम जो है वो कितनी टोटल मेमोरी है उसमें, और वो कितना हमारे पास दे रही है। तो यहाँ पर देखो 7.88 का मतलब है कि भाई इस सिस्टम में 8 GB रैम लगी हुई है, मैक्सिमम 8 GB बोलते हैं तो वो कम होती है।
तो वो 7.8837 समथिंग ये जा रही है, तो इसका मतलब टोटल मेमोरी पता चल गई। तो ये मॉड्यूल क्या कर रहा है कि सारे विंडोज़ से रिलेटेड जो भी हमारे पास हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा है और इस तरीके से हमें बता रहा है। तो नीचे हमारे पास कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं। होस्ट नेम चेक करना है, तो होस्ट नेम के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे होस्ट नेम का। तो हमारे पास क्या होगा, होस्ट नेम आ जाएगा, होस्ट नेम रिटर्न होगा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्लेटफॉर्म रिटर्न होगा। प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कमेंट में, चेक योर एपीआई, यानी कि विंडोज़ की एपीआई क्या है। प्लेटफॉर्म की हिंट क्या है कि भाई एपीआई किस चीज़ की है, किस पे बना हुआ है, किस पे बनी हुई है विंडोज़। तो विंडोज़ एपीआई फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एपीआई होती है। जैसे हम एपीआई पे बात करते हैं बार बार, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो वो एपीआई का मकसद क्या होता है कि भाई एप्लीकेशन है और उसके लिए इंटरफेस बनाया हुआ है, तो वो आया कि किस चीज़ का है, किस चीज़ पे मुनहसर है, तो वो चीज़ यहाँ पर चेक करनी है। वो तुम्हारे पास यहाँ पर तुम क्या करोगे, इस फंक्शन के थ्रू चेक करोगे, प्लेटफॉर्म के थ्रू, सही। और उसमें देखो यहाँ पर हिंट है कि भाई लिनक्स किस चीज़ पे बेस्ड है, Win32 है, डार्विन है, यूनिक्स है, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे रिटर्न हो रही होगी। अब जो विंडोज़ है, तो विंडोज़ एपीआई में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में Win32 रिलेट कर। अगर मेरा लिनक्स का सेटअप होगा तो मेरे प्लेटफॉर्म में रिटर्न किया जाएगा लिनक्स, सही। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक चीज़ ये वाली हो गई। और एक हमें पता है कि हमारी एक टेम्परेरी डायरेक्टरी होती है, सही, जिसको हम रिमूव करते हैं %temp करके, जो यहाँ पर भी जाते हो तुम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरीके से गेट करते हो उसको, %temp स्पेस, जो ज़्यादा कैशे भरा हुआ होता है वो यहाँ पर होता है, जैसे हमारे मोबाइल में भी कैशे होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर डायरेक्टरी गेट करने का क्या आया कि अगर मुझे डायरेक्टरी गेट करनी है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो डायरेक्टरी को गेट कर सकता है, यानी कि डायरेक्टरी का पाथ उसको यहाँ पर गेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि भाई अगर स्पेसिफिकेशन उसको नहीं पता, एक्सेस नहीं करना आता, तो वो डायरेक्ट क्या होगा, ऐप डेटा लोकल टैम्प पे जाएगा और डायरेक्ट उसको वही फोल्डर एक्सेस होगा जो वहाँ से शॉर्टकट की से स्पेसिफाइड हुआ था, सही। और एक जो सबसे लास्ट हमारे पास मौजूद है वो क्या है, वो हमारे पास ये मौजूद है, चेक टाइप यूजिंग ओएस मॉड्यूल, यानी कि तुम्हारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है वो आया कि क्या है, तो वो भी तुम्हारे पास इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो टाइप रिटर्न हो रही है। जैसे अगर विंडोज़ की सीडीज़ इस्तेमाल की हों तो ये सब विंडोज़ की सीडीज़ पे मेंशन हो, विंडोज़ की सीडी के कवर में मेंशन होता है, विंडोज़ एंटी है, टाइप मेंशन होती है, सब कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से। और एक होस्ट नेम, होस्ट नेम में देखो जैसे एसक्यूएल सर्वर में हम होस्ट नेम मेंशन करते थे, वही ये है तुम्हारा lab4111। अब तुम्हारे पास जो भी सिस्टम का होगा होस्ट नेम वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, सही। तो ये कोर मॉड्यूल है जो नोड यहाँ पर दे रहा है ओएस का, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सही है। इसको इम्प्लीमेंट कर लो, फिर इसके आगे दूसरी चीज़ें डिफरेंट और क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। अब देखो कोर मॉड्यूल्स बहुत सारे हैं, तो हमें सिर्फ आइडिया गेट करना होता है कि हमारे पास हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो हमने एक कोर मॉड्यूल देखा, यानी कि जो बिल्ट इन हमारे पास नोड मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा था, Node.js हमारे पास उसको प्रोवाइड कर रहा था। अब हमारे पास एक चीज़ है कि अगर हम npm के इंस्टॉल पैकेजेस जो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, हम नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू क्या करें, इंस्टॉल करके उनको यूटिलाइज़ करें, तो वो तरीका भी देखते हैं। मतलब यहाँ तरीके हैं हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि उस मॉड्यूल को इस्तेमाल लाजमी किया जाए। ये तरीका है कि भाई हमारे पास हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लाइब्रेरीज़ को जो नोड पैकेज मैनेजर प्रोवाइड कर रहा है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे फोल्डर नज़र आ रहा है npm पैकेजेस का, तो यहाँ पर इसको ओपन करके देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर क्या चीज़ है, किस तरीके से सारी चीज़ें पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है तुम्हें, और जो फ़ोल्डर अभी तक तुम्हारे पास मौजूद नहीं था यहाँ पर, जो अभी तुम क्या कर रहे थे, कोर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, सही, क्योंकि उसकी रिसोर्स क्या थी, वो खुद Node.js था। Node.js खुद ही दे रहा था चीज़ों को, जो fs था, फाइल सिस्टम, पाथ, सब कुछ तुम्हारे पास रखा हुआ था Node.js के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर देखो नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर खोल रहे हो तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं।
यानी कि डिफरेंट हो सकता है मॉड्यूल्स की चीज़ें मौजूद हो यहाँ पर। सही, तो अब एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर नज़र आ रहा है तुम्हें, दूसरी 2 फाइल्स इंपॉर्टेंट और नज़र आ रही हैं। एंगुलर में अगर याद हो, एंगुलर में इस तरीके की फाइल्स मौजूद होती थी, package.json और packagelog.json। तो ये हमारी बनाई हुई फाइल नहीं है, ये फाइल्स जो हैं वो खुद क्रिएट होती हैं इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। यानी कि एक स्ट्रक्चर है कि जब तुम क्या कर रहे होते हो, तुम अपना बैकएंड बना रहे होते हो, तो बैकएंड बनाने पे सबसे मेन काम पहला यही करना होता है जो यहाँ पर कर रहे होगे तुम, सही, जो यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ package.json में देखो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है एक, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, नेम मौजूद है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, मेन पे क्या दिया हुआ है, एक फ़ाइल का नाम मौजूद है जो तुम्हारी एक सर्वर की मेन फाइल होती है, और दूसरा स्क्रिप्ट में तुम्हारे पास कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और यहाँ ऑथर लाइसेंस दिया हुआ है, डिपेंडेंसीज हैं, और जो मेन पार्ट है सेक्शन है वो ये है। यानी कि जो तुम्हारी नॉलेज में होना चाहिए वो ये वाली चीज़ है कि भाई डिपेंडेंसीज का मतलब वही है जो तुम कोर मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे, यानी कि वो डिपेंडेंसीज तुम्हारी Node.js प्रोवाइड कर रहा था, ये जो है ये इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं और वो इंटरनल थी जो Node.js के अंदर मौजूद थी, और ये तुम कहीं से फैच करके लेकर आके यूज़ करवाओगे। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ें यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है, चौक है जैसे एक लाइब्रेरी, एक्सप्रेस है, वैलिडेटर है। तो इसी को क्या करना है, हमने यूटिलाइज़ करना है कि भाई किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ सकती है वाली चीज़। तो मेरे पास जो फोल्डर, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाकर उसमें क्या काम करूँ, उसमें एक चीज़ करूँ कि भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको बंद किया, मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हारे पास तुम्हें पता चल जाए कि भाई किस तरीके से सेटिंग करनी है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पर npm का फोल्डर, सही, npm के फोल्डर को ओपन कर लिया और यहाँ पर आकर ओपन विथ कोड कर लिया इसको। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल को एक्सेस करना है, सही। हमारे पास देखो कोई फोल्डर नहीं है यहाँ पर, नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर दिखाया था तुम्हें, और packagelog.json की फाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर तरीक़ेकार क्या होता है, सबसे पहले मैंने लिखा npm। देखो अब क्या है, अब नोड नहीं है, npm है। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, सही, मैनेजर है पैकेजेस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या करना है, पैकेजेस को इंस्टॉल करने से भी पहले एक काम है जो पहला ज़रूरी होता है, वो क्या, इनिट का मतलब जैसे गिट में क्या करते हो। अब वही एग्जांपल रिलेट करता हूँ जो तुम्हारे पास तुम पहले पढ़े हुए हो। गिट में क्या होता है, सबसे पहले फ़ोल्डर को इनिशलाइज करना पड़ता है कि भाई ये बताना पड़ता है कि ये गिट की रिपॉजिटरी है। तो इसी तरीके से ये बताना पड़ेगा पैकेज इंस्टॉल करने से पहले कि भाई ये npm पैकेजेस की क्या है, एक रिपॉजिटरी है जिसमें तुम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। अब शॉर्टकट भी है कि मैं क्या करूं, npm init -y, y किसको बोलते हैं, yarn, YARN, सही। नोड में एक कीवर्ड होता है yarn, तो उसके लिए तुम यहाँ पर इसको यूज़ करते हो। एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास npm.ps1, ये किस चीज़ का एरर है, वही रिमोट सर्वर के लिए जो हमारे पास होता है। इसको डिसेबल्ड स्क्रिप्ट को हम यहाँ पर कर लेते हैं रिमोट पॉलिसीज से, सही। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वही काम करना है, npm init -y, सही। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम लेगा, और जो चीज़ मैंने तुम्हें दिखाई थी, क्या डिस्क्राइब किया था, मैंने एक फ़ाइल खोल के तुम्हें सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। वो क्या था कि भाई हमारे पास एक package.json की फ़ाइल क्रिएट हुई थी, और वो जो मैंने नहीं बनाई थी वो यही कमांड बनाती है, सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, नेम npm, वर्जन नेम index.js, यानी कि वो कंसिडर कर रहा है, वो सपोज कर रहा है कि भाई यहाँ तुम पहली फाइल क्या बनाओगे, index.js की बनाओगे, जिसमें तुम सारा काम कर रहे होगे। तो वो पहले से ही उसने कंसिडर करके उसको मेन में डाल दिया कि भाई इसको एज अ सर्वर फाइल कंसिडर करो। स्क्रिप्ट में उसने वही टेक्स्ट लिखा है जो दिखाया था। कीवर्ड्स में सारी चीज़ें वैसी, अभी अगर कीवर्ड्स ऐड होंगे तो वो आ जाएगा। ऑथर ब्लैंक छोड़ दिया, लाइसेंस ISC, डिस्क्रिप्शन तुम्हारे पास अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये तुम्हारे पास एक फ़ाइल क्या हुई है यहाँ पर क्रिएट, इस तरीके से हो चुकी है। तो अब ये पहला सेटअप स्टेप होता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसको बना रहे हो। और तुम दूसरा तरीका भी अपना सकते हो कि मैं सिर्फ क्या करूँ, मैं इस तरीके से करूँ npm init।
तो अब ये जो चीज़ें ऑब्जेक्ट में तुम्हें दी हैं खुद इसने, ये तुमसे पूछेगा। मैंने क्या किया था, -y यूज़ किया था। -y इसलिए यूज़ किया था शॉर्टकट कि खुद ही बन जाए। npm init करोगे तो ये सब पूछेगा तुमसे कि यहाँ पर फाइल कौन सी रखना चाह रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे पास ऑथर क्या है, ऑथर का नाम, तो ये सब चीज़ें तुमसे पूछेगा। अगर यहाँ पर देखो रन करते हैं इसको, तो ये देखो स्टार्ट करेगा पैकेज नेम से, और पैकेज नेम दोगे, पैकेज नेम में npm जैसे दिया जो ऊपर सबसे नज़र आ रहा है तुम्हें, वो दिया। फिर उसके बाद तुम्हारे पास दूसरी चीज़ पूछेगा, वर्जन, डिस्क्रिप्शन पूछेगा, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, गिट रिपॉजिटरी है तो वो भी बता सकते हो, ऑथर नाम दे दो अपना, कुछ भी दे सकते हो। तो ये क्या है कि इस तरीके से भी काम हो सकता है और डायरेक्ट शॉर्टकट से भी काम किया जा सकता है। तो मैं इसको यहीं पर कट कर रहा हूँ और यहाँ इस तरीके से हमारे पास ये काम हो गया। अब दूसरी चीज़ देखो, हमारे पास अब फाइल एक ज़रूरी है, पहली फाइल बनानी है कि भाई यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली हमने index.js, जो वो रिकमेंड कर रहा है वही हमने फ़ाइल इस तरीके से क्रिएट कर ली। अब मॉड्यूल्स की बात आती है, तो मॉड्यूल हमने क्या करना है, मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। और मॉड्यूल की इंस्टॉलेशन रिसोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा मॉड्यूल, तो हमारे पास जैसे हम pub.dev करते थे फायरबेस के लिए, हमने कुछ चीज़ें क्या करी थी, इंस्टॉल करी थी फ्लटर में, वैसे ही हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर की एक वेबसाइट है पूरी npm की, जहाँ से तुम्हारे पास सारे पैकेजेस क्या होते हैं, सारे पैकेजेस प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। सही, तो यहाँ पर सारे पैकेजेस की डिटेल होती है, जो भी तुम्हारे पास होगा तुम इंस्टॉल कर रहे होगे वो सब यहाँ से देख सकते हो। आगे तक जब भी तुम बैकएंड बना रहे होगे, आखिर तक यही काम चलेगा तुम्हारा कि जो भी पैकेजेस आ रहे होंगे वो यहाँ से आ रहे होंगे npm की साइट से। सही, तो npm की साइट से पैकेजेस आ रहे होंगे, और वो कौन से हैं, जैसे तुम्हें यहाँ डिपेंडेंसीज नज़र आ रही थी कि भाई पहला पैकेज हमारे पास कौन सा था, कि यहाँ पर चॉक वर्जन का ये वाला पैकेज मौजूद था 5.3.0। तो ये अगर करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, अब वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, यहाँ पर तुम लिखोगे npm इंस्टॉल। सही, npm इंस्टॉल किया और उसके बाद तुमने यहाँ पर लिखा कि भाई चॉक, एक डिपेंडेंसी का नाम है, उसको यहाँ पर ऐड किया, एंटर करोगे तो यहाँ पर क्या करेगा, लोडिंग टाइम लेगा। अब वो फोल्डर आया है जो हमारे पास पहले मैंने दिखाया था नोड मॉड्यूल्स का। इसका मतलब है जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी उसकी डिटेल कहाँ आएगी, इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर आएगी। तो यहाँ पर देखो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी और उसका फोल्डर क्रिएट हो गया। सही, npm की रिसोर्स है, एक्सटर्नल पैकेज है, यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही। तो अब इससे कोई लिंक नहीं है, यहाँ कोई पढ़ना नहीं है तुम्हें, इसमें सिर्फ ये तुमने देखना है कि भाई लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई सक्सेसफुली। तो ये हो गया यहाँ पर 1 पैकेज इज लुकिंग फॉर फंडिंग, यानी कि एक पैकेज जो है वो ऐड हो चुका है। सही, तो यहाँ पर अब हम पैकेज.json में आएंगे, तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी जो अभी तक नहीं नज़र आ रही थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है, चॉक 5.6.0। तो ये हमारे पास नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये वेबसाइट हमारे पास, यहाँ पर ये चीज़ डिटेल्स जो है वो सर्च पैकेज में जाकर भी देख सकते हो। जैसे चॉक अगर यहाँ पर देखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पर देखो वो किस लिए है उसकी डिटेल देख सकते हो कि ये पैकेज आया कि किस लिए है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये टर्मिनल की जो स्ट्रिंग स्टाइलिंग होती है उसके लिए होता है। टर्मिनल पे हमारे पास टेक्स्ट कैसा नज़र आ रहा होता है, सिंपल नज़र आ रहा होता है। तो वो अगर हमें क्या करना है, उस पर अगर कोई स्टाइल करना है उस टेक्स्ट को, तो ये चॉक की लाइब्रेरी npm पे रखी हुई है, उसको हम यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसकी यहाँ पर हिंट दी हुई है कि भाई ये चीज़ें हमारे पास हो रही होती हैं मौजूद, और उसमें यहाँ पर तुम्हें ये भी बताया जा रहा होगा कि तुमने कैसे करना है, npm इंस्टॉल करना है चॉक, और फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ भी करना है। यूजेज भी बता रहा है कि क्या क्या कर सकते हो। सही, तो यहाँ पर तुम्हें लॉग भी बता रहा है, सारी चीज़ें प्रीवियस तुम्हारे पास जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर तुम्हें दे रहा होगा। सही, तो अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जो हमने सेट किया उस पर हमारे पास एक index.js की फ़ाइल आ गई। तो अब index.js की फ़ाइल में तुमने करना क्या है वो यहाँ पर तुम्हारे पास मौजूद है कि देखो यहाँ क्या है, तुम्हारे पास इंपोर्ट किस तरीके से करना है। इंपोर्ट करने का तरीका तुम्हारे पास है कि भाई तुमने सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी के लिए इंपोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक। सही, तो अब यहाँ पर देखो अभी तक जो हम करते हुए आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, हम तो कुछ ऐसे कर रहे थे, कॉन्स्ट
अगर मैं ऐसे लिखूं chalk इज इक्वल्स टू रिक्वायर, यही कर रहे थे हम कोर मॉड्यूल के लिए। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है, देखो अब मैं chalk लिख रहा हूँ तो रिकमेंड कर रहा है, तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है नीचे जो लिखा हुआ है कर एक ही काम रहा है, रिक्वायर करो इंपोर्ट ही कर रहा है, ऊपर भी जो लिखा हुआ है वो भी इंपोर्ट ही कर रहा है, सही। लेकिन वर्जन्स का डिफरेंस है कि ये जो तुम्हारे पास chalk का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो है वो क्या है, तुम्हारे पास chalk का वर्जन अभी जैसे 6 पे आ चुका है, 3 है, तो वो क्या करता है, वो इसको ES6 मॉड्यूल को सपोर्ट करता है। और ES6 क्या है, जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, एडवांस वर्जन। एक सिंपल जावास्क्रिप्ट होती है और एक तुम्हारे पास बाद में इंट्रोड्यूस की गई है ES6। तो ये जो पैटर्न तुम्हें नज़र आ रहा है ये क्या है, जब भी वहाँ देखो वर्जन पे वो सही रिकमेंड करेगा ना तुम्हें कि तुम्हें कैसे लिखना है। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, रिक्वायर नहीं हिंट दी हुई उसने, क्योंकि वर्जन क्या है, वर्जन नया है। तो वर्जन्स पे डिपेंड करता है लाइब्रेरी के भाई तुम्हें क्या यूज़ करना है। तो यहाँ अगर इसको यूज़ करोगे तो ये एरर देगा, सही तरीका तो सही है लेकिन एरर मेंशन करेगा तुम्हें, सही है। तो ये ES6 मॉड्यूल है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, और ऐसे तुम्हारे पास सारी चीज़ें होंगी। इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पर कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर ये जो वैलिडेटर है इसको भी यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, उसको भी देखते हैं। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर एक index.js की फ़ाइल है, इसको मैं नहीं चला रहा क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ रखी हुई है। index1.mjs जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इसी ES6 मॉड्यूल के फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये जो लिखा हुआ है, ये इस पे सपोर्ट नहीं करेगा, किस पे, JS पे, ये किस पे करेगा, MJS पे करेगा, इसलिए मैंने एक्सटेंशन क्या लगाई है, MJ। अगर तुम इस पे चलाओगे भी तो यही एरर आएगा कि आप इसको एक्सटेंशन बनाओ MJS की, सही। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारे पास उसी तरीके से यहाँ पर रन करना है कि भाई नोड index1.mjs। अब देखो इंस्टॉल नहीं कर रहे हो तो मैंने npm नहीं लिखना, npm सिर्फ कब लिखना होता है जब पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो। रन करना है किसी फाइल को तो वही नोड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, index1.mjs एंटर किया तो मेरे पास देखो क्या हुआ, कोई एरर नहीं आया, क्योंकि मैंने उसकी सारी जो भी प्रिस्क्रिप्शन थी, जो भी चीज़ें थी, उसी के हिसाब से सारा काम चलाया। तो यहाँ पर देखो टर्मिनल पे क्या हुआ, स्ट्रिंग हमारे पास सिंपल आता है, console.log करेंगे हम हेलो वर्ल्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर chalk को यूज़ करते हुए हमने कलर स्पेसिफाई कर, सही। तो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या हुई, यहाँ पर इस तरीके से हो गई। अब देखो यहाँ पर दूसरा पैकेज तुम्हें नज़र आ रहा था, वैलिडेटर। तो अब इसको भी क्या है, वैलिडेटर भी एक पैकेज है जो यहाँ सर्च कर सकते हो जाके, जैसे मैंने chalk सर्च किया था, मैं यहाँ पर वैलिडेटर भी सर्च कर लूँ तो तुम्हें इसमें भी, अच्छा इसमें क्या है फ़ायदा कि यहाँ से अगर करोगे तो तुम्हें कुछ और चीज़ें भी यूज़ करने का आइडिया मिल जाएगा, यानी कि एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी कि क्या क्या कर सकते हो वैलिडेटर में। मैं तो एक ही चीज़ बताऊँगा। तो देखो क्या है, यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है जो अभी मैं डिफरेंस बता रहा था, क्या लिखा हुआ है, नो ES6, यानी कि ये वो वर्जन है जो दोनों पे सपोर्ट करेगा। बात समझ में आ रही, chalk में ये चीज़ नहीं थी, chalk का न्यू वर्जन था, उसमें सिर्फ क्या है, उसमें ये वाला पैटर्न सपोर्ट करता है। इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो इंपोर्ट और ऐसे भी कर सकते हो इंपोर्ट। तो ये क्या है, ये वर्जन्स पे डिपेंड करता है कि ES6 सपोर्टेड है या फिर नो ES6 है जावास्क्रिप्ट में, सही। तो यहाँ पर देखो इसलिए मैंने क्या किया, सेम स्ट्रक्चर रखने के लिए वैसे ही इंपोर्ट करवाया। अब इसको तुम वैसे भी कर सकते हो रिक्वायर वाला, सही। तो वैलिडेटर में कोई एरर नहीं आएगा अगर रिक्वायर से भी करते हो। तो दूसरी चीज़ क्या है कि ये है किस काम के लिए, वैलिडेट करने के लिए। और ये सिंपल, ये जो तुम्हारे पास वैलिडेटर के अंदर एक फंक्शन आ रहा है इज़ ईमेल, यानी कि वो ये चेक करना है कि भाई आया कि ये जो अंदर रखा हुआ स्ट्रिंग है वो आया कि ईमेल है या नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ईमेल अगर होगी तो वो आ जाएगा। और इसमें सिंपल चेकिंग क्या लगी हुई है, @ वाली, वो जो फॉर्म में जैसे होती है ना, फॉर्म में होती है कि भाई @ डालो, जैसे हमारी सिंपल HTML CSS के फॉर्म में होती है, तो वही लगी हुई है यहाँ पर। और इसको अगर मैं करूँगा console.log तो ये मुझे एक रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा। मैंने क्या किया, मैंने RES कर दिया,
लेकिन हमने एक लाइब्रेरी ऊपर और करी हुई है, तो इसका इस्तेमाल ना किया जाए चौक का, कि भाई मेरे पास स्ट्रिंग सिंपल आएगा। तो मैं यहाँ पर अगर मैं दोबारा चलाता हूँ नोड index1.mjs, तो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट में 2 चीज़ें आएंगी। देखो उस फंक्शन का काम क्या था, इस ईमेल चेक करना, वैलिडेट करना कि आया कि ट्रू है या फॉल्स है। तो वो बोल रहा है भाई हाँ ईमेल है, ये टेक्स्ट जो है वो ईमेल है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस टेक्स्ट को कलरफुल करूँ कंडीशन के हिसाब से। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, उसी रिस्पॉन्स को लिया जो ऊपर दे रहा है वो, और उसके साथ मैंने मर्ज कर दी पुरानी वाली लाइब्रेरी चौक। यानी कि भाई अगर तुम्हारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स ऐसा होता है यानी कि ट्रू होता है तो ये करो, और अगर फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स में ये वाली चीज़ अप्लाई कर देना, यानी कि ग्रीन ट्रू में कर देना कलर, और यहाँ पर क्या कर देना, यहाँ पर इन्वर्स किसको यूज़ कर देना, रेड को कर देना। सही। तो कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हमने यहाँ पर क्या किया, चौक को भी इम्प्लीमेंट कर लिया साथ साथ। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोबारा रन करते हैं और वो रिस्पॉन्सेज भी आएंगे, नीचे हमारे पास एक तीसरा भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ ग्रीन लगाता तो ग्रीन हमारे पास आ जाता टेक्स्ट, इनवर्स से क्या हुआ कि वो तुम्हारे पास बैकग्राउंड पे चला गया कलर। सही। और अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पर @ हटा देता हूँ, और @ हटाकर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, वही चीज़ मैं जो बता रहा था, सिंपल उसकी फंक्शन में ये वाली चीज़ मौजूद है कि वो चेक करता है और उस पर रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ऊपर भी फॉल्स आ रहा है, नीचे भी हमारे पास उस चौक की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए क्या हो रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये क्या है, ये तरीका है कि जैसे आगे अगर तुम यूज़ करोगे लाइब्रेरीज तो ऐसे ही होंगी, ज़रूरी नहीं है ये यूज़ हो रही होंगी, ये नहीं होंगी यूज़। सही। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वो देख सकते हो, विज़िट कर सकते हो, तुम्हें उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर देखो डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी बता रहा है कि भाई तुम ऐसे भी कर सकते हो, इंस्टॉल की जगह आई लिख दो तो भी इंस्टॉल हो जाएगी लाइब्रेरी। सही। npm i शॉर्ट फॉर्म लिख दो वैलिडेटर, तो भी तुम्हारा कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज पैकेजेस मौजूद हैं, इसमें देख सकते हो सर्च करके कुछ भी चीज़ें, और यहाँ पर तुम अपना काम कर सकते हो। और पहली चीज़ याद रहे कि मैंने सिर्फ एक npm इंस्टॉल करने का तरीका बताया चौक, दूसरा करना होगा तो यहाँ पर ये करोगे npm इंस्टॉल, यानी कि आई कर लेते हैं इसको, और वैलिडेटर एक हमने इंस्टॉल के थ्रू देखा, एक हम आई के थ्रू देख लेते हैं, npm i वैलिडेटर, और देन तुम्हारे पास क्या होगी, वैलिडेटर की इंस्टॉल होगी तो इम्प्लीमेंट होगी। तुम लोग मेरे ही फ्लो में चल रहे होते हैं, मैं ये बता के गया हूँ और एक खुद किया है, तो वो तुम वही चौक को ही लेके तुम वैलिडेटर भी अप्लाई करोगे। तो वैलिडेटर में यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ देखो सारे फंक्शन है। अब देखो मैंने एक बताया तुम्हें, इस ईमेल ये वाला, ये इसकी लाइब्रेरी में यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है फंक्शनैलिटी। इसमें और भी हैं, इस डेट चेक कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड नंबर, तो बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। सही। तो इसमें यहाँ पर देखने का फ़ायदा ये है कि यहाँ तुम्हें डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास है कि भाई कैसे इनिशियलाइजेशन होती है, बैकएंड जब बनाओगे ऐसे ही बनेगा, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। बैकएंड में सबसे पहले इनिशियलाइज करना होता है, और फिर उसके बाद API कंज्यूमशन, जो भी API तुम्हें बनानी है वो सब इसी तरीके से हो रहा होता है प्रोसेस। तो यही डेमोन्स्ट्रेशन है, करो।